पूछा गया था एग्जाम के अंदर में, और इससे बड़ा वाला डबल स्टेटमेंट वाला। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 के अंदर में किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आप जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को वो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर में बेस्ड आप क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, और आप लोगों ने सॉल्व करना है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग? जल्दी से कमेंट में हाँ बता दीजिए अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाऊंगा और उसके ऊपर में बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, टेंपल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन से साल में? 1927 के अंदर में। इन्होंने जो है वो ऐसे आंदोलन जो है 1927 से लेकर 1935 के बीच में 3 बार ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कितने बार किया? 3 बार, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। 1927 से 1935 के बीच में 3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था फ्रेंड्स कि जो दलित लोग हैं जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, उनको मंदिरों में प्रवेश दिलवाना, ठीक है। जो एक कास्ट सिस्टम है हमारे भारत के अंदर में, जिसमें जो है दलित लोगों को, ऊपरी जात वालों को जो है बहुत बड़ा समझा जाता है, नीची जात वालों को बहुत छोटा समझा जाता है। इवन मंदिर में भी आंदोलन उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोई मकसद नहीं था कि उनको कोई जो है यहाँ पर में वो फैलाना था, झगड़ा फसाद दंगा फसाद फैलाना था, ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली जो है वो सबको दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाहते थे सबको? ये दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर में कास्ट प्रिजुडाइज जो है आप लोगों का, कास्ट प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि रूढ़िवादी पूर्वाग्रह, जो पूर्वाग्रह है लोगों के मन में कि अगर छोटी जाति का है तो वो खराब ही होगा। तो ये पूर्वाग्रह कितना डीप फैला हुआ है कि अगर कोई एक पढ़ा लिखा दलित व्यक्ति भी अगर मंदिर में घुसना जाता है तो उसको जो है घुसने नहीं दिया जाता। वो लोगों को दिखाना चाहते थे, वो कोई वो नहीं फैलाना चाहते थे कि जो है यहाँ पर में एक अराजकता फैल जाए, दंगा फसाद फैल जाए, नहीं। वो सिर्फ बताना चाहते थे कि देखो मैंने घुसने की कोशिश की, मेरे साथियों ने घुसने की कोशिश की, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विदेश से पढ़ के आया हूँ, बैरिस्टर हूँ, बट फिर भी मुझे जो है वो वहां पर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है। तो पूर्वाग्रह दिखाना चाहते थे, वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि समाज के अंदर में पूर्वाग्रह कितना फैला हुआ है। अब कास्ट प्रिजुडाइज और पूर्वाग्रह क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोग किसी को कम आंकना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी को कम आंकना। जैसे मान लीजिए ए और बी व्यक्ति है, अगर ए जो है वो बी को बिना जाने बिना पहचाने बस किसी एक रीजन की वजह से, उसकी कास्ट, ठीक है, उसकी रिलीजन या किसी एक इलाके से वो आता है, कोई धर्म से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको कम आंकता है, तो इसको प्रिजुडाइज कहा जाता है। और अगर कास्ट के वजह से किसी को कम आंका जाता है तो उसको कास्ट प्रिजुडाइज, जातीय पूर्वाग्रह कहा जाता है। हमारे भारत के अंदर में जातीय पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा था, वही दिखाना चाहते थे अम्बेडकर जी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1927 से 1935 तक कितने बार आंदोलन किया? कमेंट के अंदर में आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से लिखकर, ठीक है। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। अगर चाहते हो कि इसी तरीके के और भी क्वेश्चन करवाता रहो तो सेशन को शेयर जरूर कर देना। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन 17 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आंसर करेंगे सभी लोग। मैं आप लोगों के कमेंट आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पर में बताइए, देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। असर्शन में बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट को लीड किया, ठीक है, उपनिवेशिक समय काल के अंदर में, मतलब अंग्रेजों के समय में। 1927 से 1935 तक कॉलोनियल पीरियड था, अंग्रेजी शासन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है टेंपल एंट्री मूवमेंट को लीड किया, ये बिल्कुल सही बात है, मंदिर प्रवेश आंदोलन को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि कास्ट प्रिजुडाइज कितनी ज्यादा जो है पावरफुल है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग ये देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, बिल्कुल सही बात है, ये दिखाना चाहते थे, ठीक है। तो अब आप लोगों का आंसर देखिए, यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, तो यहां पर में ये आंसर नहीं हो सकता ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि आर भी ट्रू है, तो ये भी ये आंसर नहीं हो सकता आपका। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, देखो दोनों के दोनों जब सही है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब कितने लोगों के ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? बस मुझे हाथ ऊपर करके बता दो, एटलीस्ट ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, सी और डी को एलिमिनेट कर पाए, बस ये हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। अगर ये एलिमिनेट कर पाए आप लोग तो मतलब आपने आधा रास्ता तय कर लिया। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही है, और आर जो है वो ए का रीजन है कि उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट क्यों किया, क्या करना चाहते थे वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो कि जातीय पूर्वाग्रह कितना ज्यादा मजबूत है हमारे देश के अंदर में, कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी अगर नीची जाति का है और वो मंदिर में जाना चाहता है तो उसको रोका जाता है। तो वो दिखाना चाहते थे, पूर्वाग्रह दिखाना चाहते थे कि कैसे जकड़ा हुआ है हमारे देश को पूर्वाग्रह ने। तो आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को एक्सप्लेन करता है कि क्यों उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो ए यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, आर इज द रीजन फॉर ए या आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग आंसर कर पाए, कितने लोग आंसर कर पाए और कितने लोगों को समझ गया कि अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो सेशन को अच्छे से देखते रहिए आप लोग, मैं आप लोगों को सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते, किसने सोचा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये किसने कहा था? चलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उनको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग अच्छे से देखते रहिए बस। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं, अगर किसने सोचा कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, मतलब अंग्रेज लोग जो है वो पिता बन जाए, ठीक है, और जैसे पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है वैसे किसानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की है। ये कहा था तुम्हारे चचा के लड़के, ठीक है, यहाँ पर में थॉमस मुनरो ने, ठीक है। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे हुआ क्या था। हमारे भारत के को आप 3 हिस्सों में इस तरीके से बांट सकते हो, ठीक है। यहां पर में जो था, यहां था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। यहाँ पर में जमींदार लोग जो थे, ठीक है, बड़े बड़े जो जमीनों के मालिक थे, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये दिया गया था अधिकार। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है आप लोगों का, ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर में जो है आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका था। नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका था यहाँ पर में बेसिकली जो गांव के मुखिया होता था उसके साथ में एग्रीमेंट किया गया था। और दक्षिण भारत में जो है वो जमींदार नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ नई प्रकार की व्यवस्था लाई गई थी जिसको रियोतवारी सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है, रियोतवारी सेटलमेंट। ओके, तो रियोतवारी सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स वो अलेक्जेंडर रीड नाम के एक अधिकारी ने सबसे पहले ट्राई किया था इसको। ओके, सबसे पहले ट्राई किया था। तो अलेक्जेंडर रीड जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो अधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, रियोतवारी, रियोत का मतलब क्या होता है, किसान, ना तो जमींदारों के साथ में एग्रीमेंट करेंगे, ना तो जो है गांव के मुखिया के साथ में, डायरेक्टली किसानों के साथ में एग्रीमेंट करेंगे। डायरेक्ट किसान जो है, किसानों से हम टैक्स वसूल करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो रियोत, रियोत का मतलब भी होता है किसान, रियोतवारी सेटलमेंट दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था ये। सबसे पहले इसको टीपू सुल्तान का जब इलाका जीता गया, वहां पर में किसने ट्राई किया था, सबसे पहले इसको किसने ट्राई किया था? ओके, सबसे पहले इसको किसने ट्राई किया था? अलेक्जेंडर रीड ने ट्राई किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ओके, अलेक्जेंडर रीड ने। बाद में जो है फ्रेंड थॉमस मुनरो ने इसको जो है वो क्या किया, थॉमस मुनरो ने इसको आगे बढ़ाया। थॉमस मुनरो ने पूरे के पूरे मद्रास में इसको ट्राई किया, पूरा लागू किया। इतने छोटे से इलाके पे अलेक्जेंडर रीड ने लगाया था, फिर बाद में पूरे इलाके पे थॉमस मुनरो ने लगा दिया। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों चालू किया गया था? क्योंकि दक्षिण भारत में जो है कोई जमींदार वगैरह थे नहीं, तो डायरेक्ट किसानों के साथ एग्रीमेंट करना था। तो थॉमस मुनरो ने जब किसानों से टैक्स लेना स्टार्ट किया डायरेक्टली, तब उसने कहा था कि हमें, मतलब ब्रिटिशर्स को, ठीक है, पेरेंटल फिगर, एक जो है पेरेंटल फादर फिगर, एक पिता की भांति जो है किसानों की रक्षा करनी चाहिए अंडर द चार्ज, मतलब उनसे पैसे लेकर। अब पता नहीं कौन सा पिता अपने बच्चों से पैसे लेकर जो उनकी रक्षा करता है, बट ये ऐसे पिता बनना चाहते थे जो किसानों से टैक्स लेंगे और फिर उनके पिता की तरह रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये कहा था थॉमस मुनरो ने, ठीक है, थॉमस मुनरो। ओके, चलिए, तो ये पूरा का पूरा है आप लोगों का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन ये भी है आप लोगों का, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, 2 स्टेटमेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक। ठीक है, 2000 साल पहले एक फेमस जो है फिजिशियन हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, जिनका नाम था चरक। ही स्टेटेड दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। उनके अनुसार इंसानों के शरीर के अंदर में 360 हड्डियां होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, आज से करीब 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। वो बात अलग है कि वो गलत थे, लेकिन कहा तो था ना उन्होंने, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है कि उन्होंने ऐसा कहा था उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा था, ठीक है। चरक जो है वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि 360 हड्डियां, जबकि हमें आज पता है कि केवल जो है 206 हड्डियां होती है, ठीक है। तो उन्होंने शायद जो है दांतों को भी हड्डियों में गिन लिया, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे 2 हड्डियों के बीच में उनको भी गिन लिया, कार्टिलेजेस जो होते हैं हमारी, ठीक है, उनको भी उन्होंने जो है यहाँ पर में गिन लिया। तो ये चीज जो है बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि शायद वो इस नतीजे पर ऐसे पहुंच गए होंगे 360, क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ गया 206 360 के अंदर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज को मिलाकर वो इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है, आंसर होगा बोथ ए एंड आर, बी आर ट्रू। देखिए करीब 2000 साल पहले तुम्हारे चचा का लड़का चरक, ठीक है, ये क्या हुआ था, फेमस फिजिशियन था एक, ठीक है, चिकित्सक था, वैद्य था, ठीक है।
उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। उसमें उन्होंने बताया है कि 360 हड्डियां होती है, जबकि आज हमें पता है, ठीक है, वो श्री श्री जो है मुन्ना भाई और श्री श्री जो है सर्किट महाराज, पता है ना आपको, मुन्ना भाई मूवी के अंदर में उन्होंने बताया था कि भाई शरीर में तो 206 प्रकार की हड्डियां ही होती है, कभी तोड़ते समय उन लोगों ने गिना नहीं था, ठीक है। उसके वजह से कई सारे लोगों को याद होगा कि शरीर के अंदर में 206 हड्डियां होती है। कितने लोगों को याद आया वो सीन? तो 206 हड्डियां होती है, अब हमको पता है। तो ये डिस्क्रिपेंसी कैसे आई? शायद उन्होंने दांत, जॉइंट्स और जो कार्टिलेज होते हैं उसको भी गिन लिया होगा चरक भाई साहब ने, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये, ओके। तो चरक संहिता चरक ने लिखी थी और 2000 साल पहले लिखी थी। किसी ने पूछा जीवक के बारे में बता दीजिए। तो जीवक जो है ये बिंबिसार के समय के फिजिशियन थे, बिंबिसार के। बिंबिसार ने उनको गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए भी भेजा था एक बार। तो यही पूछा जाता है कि जीवक किसके समय के थे? तो जीवक बिंबिसार के समय के थे, उनके राजकीय वैद्य थे। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है फ्रेंड्स, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है, ताकि इसी तरीके के और भी सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके। जी हाँ, रोज होती है क्लास रेणु चौधरी जी, ठीक है, 5 बजे, डॉट 5 बजे आ जाए कीजिए आप जी। तो माझा प्रवास वॉज रिटन बाय, ठीक है, माझा प्रवास किसने लिखी है? ठीक है, तो माझा प्रवास जो है फ्रेंड्स, ये मराठी जो है वाक्य है। इसका मतलब होता है मेरी यात्रा, ठीक है, मेरी यात्रा। तो कौन सी यात्रा की थी उन्होंने? 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना उस समय में, ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे, उन्होंने जहां जहां भी गए, उन्होंने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा और उसको लिखा उन्होंने, ठीक है। तो 1857 के अंदर में माझा प्रवास नाम की जो पुस्तक है, माई ट्रेवल, ठीक है, ये विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी उन्होंने देखा, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी आप लोगों को प्रदान की। कैसे जानकारी दी उन्होंने? कि कहा क्या युद्ध हो रहा था, अंग्रेजों की क्या स्ट्रेटेजी थी, भारतीय सैनिक कैसे इकट्ठा हो रहे थे, वगैरह वगैरह। अब उन्होंने खुद ने देखा और खुद से लिखा, इसको प्राइमरी सोर्स मानेंगे या सेकेंडरी सोर्स, ये भी बता दीजिए आप लोग। विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखित माझा प्रवास, मेरी यात्रा, माई ट्रेवल्स, ये प्राथमिक स्रोत होगा इतिहास को जानने का या द्वितीय स्रोत? बताइए जल्दी से। देखो, उन्होंने खुद ने लिखा ना, देखकर, खुद ने देखा और लिखा। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्राइमरी ही एक नजरिया मिल रहा है, तो ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। प्राइमरी सोर्स माना जाएगा इसको, प्राथमिक सोर्स माना जाएगा इसको, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में एक बोला गया है कि, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है आपके सीटेट के, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद के लिए हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? मतलब अगर हम लोगों को कंकाल मिलता है, ठीक है, ये मान लो कंकाल मिला, अब ये लड़का है कि लड़की आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, पुरुष है या महिला है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर ज्वेलरी पहनी है तो महिला है, ज्वेलरी अगर उसने पहनी है, ठीक है, दिला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, ठीक है, क्या था यहाँ पर में वो और गाने में, अपना बना ले, ठीक है, और एक गाना और था यहाँ पर में मुंदरी ला दे 2 तोले का कंगना, ठीक है, मुंह दिखाई दे दे फिर ले जा अपने अंगना। तो भाई लड़की लोग ही थोड़ी पहनती है। अब आप ये इमेज देखिए, ये भाई साहब, इनके अलग जो है नवाबी शौक है, ठीक है, ये देखिए कितना मतलब इनको शौक है पहनने का, लड़का है लेकिन पूरा मतलब शौक, शौक बड़ी चीज है भाई, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, पूरा चूड़ी उड़ी पहन के, तो लड़के भी पहन सकते हैं, क्या पता भाई, उनकी मर्जी, ठीक है। लड़के, अरे भाई चले जा, कितना दिखने का शौक है तुझे? तो देखो पूरा लड़का जो है पहना है, अभी मर गया मान लो ऐसे ही पहन के, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लड़की है करके ये? नहीं, तो हम ज्वेलरी से नहीं पहचान सकते, क्योंकि ज्वेलरी कुछ भी हो सकता है, लड़के भी पहन सकते हैं। तो बोन स्ट्रक्चर एज लार्ज हिप इंडिकेट्स अ वुमेन, बोन स्ट्रक्चर एज लार्ज हिप इंडिकेट्स अ मैन, वुमेन बरीड अलोंग साइड दे इंडिकेट अ मैन, ठीक है। वेपन्स, अगर वेपन है, ठीक है, हथियार है साइड में रखा हुआ, तो पुरुष है भाई, हो सकता है लड़की ने भी रखा हो, ठीक है, लड़की ने जो है अपने पति को किसी और के साथ में देख लिया, ठीक है, अपने पति को भी उसने काट दिया और उसकी गर्लफ्रेंड को भी काट दिया ऐसे, ठीक है, और खुद कब्र में जाकर लेट गई और अपने बाजू में जो है हथियार रख दिया, ठीक है, धरती में समा गई। भाई लड़कियां भी खतरनाक होती है, तो ऐसा नहीं है कि वेपन जो है वो रखा तो मैन ही होगा, वुमेन भी हो सकती है वो। अब बात आती है ये बोन स्ट्रक्चर की, बोन स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए कि लार्जर हिप, ठीक है, जो कुल्हा है, ठीक है, वो किसका बड़ा हो सकता है? जो वुमेन होती है ना, उनको अपने
वूम के अंदर में, अपने पेट के अंदर में बेबी को कैरी करना होता है। इसी वजह से नेचर ने क्या किया है, यहाँ पर में जो कूल्हा होता है उसको थोड़ा सा, ये जो कूल्हा है ठीक है, इसको बड़ा बनाया है। ठीक है, महिलाओं का बड़ा होता है, और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, जो मेल होते हैं उनका कूल्हा छोटा होता है, क्योंकि उनको अपने पेट में बेबी तो रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर में जो कूल्हा है, बोन स्ट्रक्चर है, उससे हम पहचान सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, किसी भी स्केलेटन का अगर सेक्स पहचानना है कि लड़का है या लड़की है, तो आप देखोगे कि जो हिप है, जो अगर हिप वाला एरिया, कूल्हे वाला एरिया जो है वो बड़ा है, तो समझ जाएंगे कि वो महिला है। और अगर वो हिप वाला एरिया जो है वो स्मॉल है, छोटा है, ठीक है, तो वो पहचानेंगे कि मेल है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं ये सही दिया है, बस बाकी सारे गलत है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, ठीक है, अगर चाहते हो कि इस तरीके से सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक है, और आज के बाद आप कभी इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना कोण बनाता है? ध्यान से समझिएगा आप लोग, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। ठीक है, पृथ्वी के जो है यहाँ पर भी इंक्लिनेशन कितना है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। क्या मैं आप लोगों को पहले ये समझा दूं? आप लोगों ने आंसर कर दिया है, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोग देखिए कैसे होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी जो है ऐसे गोल 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 घूम रही है और थोड़ी टेढ़ी भी है। क्या है इसका मतलब? ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस चीज को, याद रखना आप लोग। ये हमारी पृथ्वी है, मान लो मैं पृथ्वी हूँ, ठीक है, और ऐसा मैं बिल्कुल एकदम मस्त है कि सीधा हूँ, ठीक है, और ऐसा गोल गोल घूम रहे, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, ठीक है, गोल गोल रानी, गोल गोल घूम रहे। और ये है ऑर्बिटल प्लेन, मतलब जिस जिस सतह पर मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, एक इमेजिनरी सतह है ऐसी बिल्कुल सीधी, यहां पर मैं मान लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां पर मैं एक इमेजिनरी सतह मान लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, उसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, मेरा जो एक्सिस है, ये जो बीच का एक्सिस है जिसके अराउंड में घूम रहा हूँ, वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, 90 डिग्री का एंगल यहां पर मैं बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। लेकिन मान लो यहां से कोई चीज आके टपाक से जोर से आके टकरा गई मेरे से, ठीक है, ऐसे जोर से आके टकरा गई, तो मैं ऐसा था, ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा था, ऐसा ऐसा, ठीक है, अब मैं क्या होऊंगा, थोड़ा सा ऐसा झुक जाऊंगा, ऐसा ऐसा झुक झुक के गोल गोल घूमूंगा। तो वही पृथ्वी के साथ में हुआ कि पृथ्वी जो पहले 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, उसका एक्सिस 23.5 डिग्री झुक गया, 23.5 डिग्री झुक गया। तो पहले जो 90 डिग्री का कोण बनाता था, ठीक है, अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में वो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता था, अब वो कितना बनाएगा, अब वो बना पाएगा केवल और केवल, ठीक है, अब वो बना पाएगा केवल 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का एंगल बना पाएगा अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। देखो एक्सिस कितना झुका हुआ है, पहले 0 डिग्री झुका हुआ था, फिर कुछ आके जोर के टकराया, ठीक है, 23.5 डिग्री झुक गया। पहले जब वो सीधा खड़ा था, बिल्कुल झुका हुआ नहीं था, तो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में कक्षीय सतह के साथ में 90 डिग्री बनाता था, अब 23.5 डिग्री झुक गया तो 66.5 डिग्री ही बना रहा है। ठीक है, तो ये समझिए आप लोग, जब भी पूछे कि कक्षीय सतह के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो 23.5 डिग्री झुकने के बाद में 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आप देखिए हमारी पृथ्वी इसी तरीके से झुकी झुकी सी पृथ्वी घूम रही है यहाँ पर में, तेरी झलक अशरफी टाइप की, ठीक है, पुष्पाराज टाइप का, तो झुकी झुकी से हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। तो यहां पर में आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। देखो क्या बोल रहा है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ में उसका झुकाव कितना है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक्सिस का झुकाव कितना है, तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ में उसका झुकाव जो है वो 66.5 डिग्री का है। ठीक है, 66.5 डिग्री का, यहां पर में ये आंसर होगा आपका, 23.5 नहीं होगा, 66.5 क्यों होगा, क्योंकि पूछा है कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ में उसका एंगल कितना बन रहा है। एक चीज याद रखना, कभी भी अगर यहां पर में कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन आ जाए, तो आंसर जो है वो बिंदास 66.5 डिग्री लगा के आना, बिना डरे, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग। ठीक है, अगर ऑर्बिटल प्लेन आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि आप लोग जो है फ्रेंड्स 66.5 डिग्री लगाना है आप लोगों ने। और केवल अगर एक्सिस पूछता कि एक्सिस कितना झुका है, कक्षीय समतल नहीं होता, तो आंसर 23.5 डिग्री होता। ओके, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अपने कक्षीय सतह के साथ में या कक्षीय समतल के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। नाउ नाउ फ्रेंड देखिए, मानसूनी वन भी कहा जाता है, कौन से वाले जंगल है जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं हम लोग, मानसूनी वन, ठीक है, इनको कहा जाता है। ठीक है, तो मानसूनी वन कहा जाता है आपका ऐसे जंगल को जो मानसून में हरे भरे रहते, बाकी समय नंगू पुंगू हो जाते, मतलब पत्ते झड़ जाते उसके, तो केवल मानसून के सीजन में वो हरे भरे रहते, इसी वजह से उनको मानसूनी, ठीक है, फॉरेस्ट कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है। तो ये वन है आप लोगों के ट्रॉपिकल एरिया के डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो मैं आपको बताता हूं,
ट्रॉपिकल एरिया में दो प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा? ये वाला, ठीक है। यहां पर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, ये एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को आप लोग कहते हो ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहां दो प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। एक जंगल होता है जो हमेशा हरा भरा रहता है, उसको क्या बोलोगे आप लोग? वो जंगल जो हमेशा हरा भरा रहता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार, ठीक है, सदाबहार वन। तो ट्रॉपिकल जोन में है और हरा भरा है हमेशा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहेंगे। लेकिन कुछ पेड़ पौधे या कुछ जंगल इसी एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे भी पाए जाते हैं जो हमेशा हरे भरे नहीं रहते, केवल मानसून के सीजन में वो हरे भरे होते हैं। तो उनको कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पत्ते झड़ा देते हैं अपने, बाकी समय में केवल मानसून के सीजन में ही हरे भरे रहते हैं और बाकी समय में उनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन में। तो ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब पत्ते गिरा देने वाले, ठीक है, वन। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्णपाती वन, जो कि मानसून के सीजन में केवल हरे भरे रहेंगे, बाकी समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती हो जाते हैं, इसी वजह से उनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। देखिए यहां पर में ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब होता है जो अपने पत्ते झड़ा देते हैं बाकी समय में, ठीक है, फॉरेस्ट केवल मानसून के सीजन में हरे भरे रहते हैं, इस वजह से इनको मानसूनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं मैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो बाकी समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, केवल मानसून के सीजन में ही हरे भरे रहते हैं, उनको मानसूनी फॉरेस्ट कहा जाता है। भारत में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस को। मान लो बारिश का सीजन आया तो वाह हरे भरे हो गए, क्या बात है, ठीक है, और बारिश का सीजन चला गया, ठीक है, तो नंगू पुंगू मतलब उनके पत्ते झड़ जाते हैं और वो एकदम बेयर दिखते हैं। मतलब आपको पता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि पत्ते नहीं होते ज्यादा उनके ऊपर में, ज्यादातर पत्ते उनके झड़ जाते हैं और बारिश का सीजन आया तो उनकी मौज हो जाती है, अरे भाई अपना तो समय आ गया करके टाइप का। ओके, तो ये लोग सीजनल चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। बारिश का सीजन आया तो हरे भरे, बारिश का सीजन चला गया तो नंगू पुंगू। ओके, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज। तो हमेशा याद रखना, मानसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा मतलब ऑथेंटिक, बिल्कुल रूपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहां पर में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, इस जंगल में पेड़ कौन से पाए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन जंगलों में से, ये इन ऑप्शन में से भारत में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं। ये बीपीएससी के एग्जाम में आया था, टीआरई के अंदर में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन डी ट्रिपल एसबी के जो है आप लोगों का जो टीजीटी हुआ था उसके एसएसटी वाले सेक्शन में पूछा गया था कि भाई जो भारत है उसमें कौन से वाले पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में इस प्रकार के पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत के अंदर में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो कौन कौन से एग्जांपल है इसके? साल, टीक, नीम, शीशम, ठीक है। देखो आप लोगों ने नीम का पेड़ अक्सर अपने घर के पास में देखा होगा, ठीक है, नीम का पेड़ देखा है ना सभी लोगों ने, ठीक है। साल का पेड़, टीक का पेड़, शीशम का पेड़, ये हमारे भारत के अंदर में अक्सर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इन डेसिडुअस फॉरेस्ट में टाइगर, लायन, ठीक है, एलिफेंट, लंगूर, मंकी। लंगूर और मंकी तो कितने सारे हमारे देश के अंदर में, ठीक है ना, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा अपने आसपास में। तो ये लंगूर, बंदर, बाघ, शेर, हाथी, ये सब जानवर डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में पाए जाते हैं। और इसमें कौन से मेन पेड़ पौधे वो भी याद रखना है आप लोगों ने। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर में क्वेश्चन बना दिया जाए जल्दी से, इस स्लाइड के ऊपर में स्टेटमेंट टाइप का, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पूछूंगा मैं आप लोगों से इसके ऊपर में क्वेश्चन। चलिए, तो ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं। किस क्षेत्र को विश्व का उद्यान कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका यूपी टेट में आया हुआ है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट के अंदर में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड डिफरेंट एसएससी की एग्जाम्स में भी आया हुआ है। ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का उद्यान या विश्व का फल उद्यान इसको कहते हैं। तो विश्व का फल उद्यान कहा जाता है मेडिटेरियन रीजन को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। अब ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहां पर में? कितने लोगों को वर्ल्ड मैप पर भूमध्य सागर कहा है ये बात पता है? भूमध्य सागर, देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य सागर जो है मैप के अंदर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए आप लोग, अगर यहां पर मैं आप देखोगे, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और इस क्षेत्र में अगर आप अफ्रीका और यूरोप के बीच में देखोगे तो यहां पर में है आपका, ठीक है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, इसको भूमध्य सागर बोलते हैं। तो यहां पर में इस एरिया के अंदर में नींबू वंश के फल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, नींबू वंश के, साइट्रस फ्रूट उनको बोला जाता है।
और यहाँ बहुत जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, अलग ही प्रकार का क्लाइमेट है। तो उस वजह से इस क्षेत्र को आप लोग क्या कहते हैं, विश्व का फलोद्यान, ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान। तो विश्व का उद्यान या विश्व का फल उद्यान, ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मेडिटेरियन रीजन को कहा जाता है। ये याद रखना आप लोगों ने, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहाँ है, भूमध्य सागर के आसपास में। भूमध्य सागर कौन से महाद्वीपों के बीच में है, कौन से दो महाद्वीप आपको यहाँ पर में दिख रहे हैं जिनके बीच में आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से। देखे तो कितने लोग देखकर अच्छे से आंसर कर पाते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर कौन से दो महाद्वीपों के बीच में, ठीक है, उनके मतलब एक का दक्षिणी छोर, एक का ऊपरी छोर है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में। वेरी गुड, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में आपका जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम लोग विश्व का फल उद्यान कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में साल, सागौन, नीम, शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी वाले पेड़, मतलब हार्डवुड, जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है, ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बनता है, इस प्रकार के वन कौन से जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। नीम का पत्ता, ठीक है। चलिए तो यहां पर में देखिए फ्रेंड्स, नीम, साल, सागौन, शीशम, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये आपके ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो भारत के अंदर में पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। चलिए तो यहाँ पर में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया आपका। अभी आपको बताया था मैंने यहाँ पर में साल, टीक, नीम, शीशम। अच्छा, कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं, बंदर और लंगूर तो आपको याद हो गए होंगे भाई। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और लंगूर और बंदर पाए जाते हैं। अब आप लोग जो है लड़कियों, देखो कोई भी लड़का तुमको छेड़ते हुए दिखे तो बोल देना, सही बात है, हमारे भारत में बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, ठीक है, और वहां बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन दो जानवरों में से हो तुम। वो लड़का सोचता रह जाएगा अगर वो दानी सर की क्लास देख पाऊंगा, यार मुझे लंगूर बोल के गई या फिर मेरे को शेर बोल के गई, ठीक है। अब वो बेचारा कंफ्यूज, ठीक है। आप जो है यहाँ पर में एकदम अल्ट्रा लेवल के बन गए, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा जिंदगी, लंगूर बोली या टाइगर बोली करके, ठीक है, बंदर बोली या लायन बोली, क्योंकि ये दोनों ही पाए जाते हैं यहाँ पर में, है ना। चलिए, एलिफेंट भी पाए जाते हैं कुछ मोटे माटे लोग, ठीक है, मेरे जैसे मोटे लोग। चलिए चलिए फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर में, तो बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर यहाँ सब पाए जाते हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता एक, ठीक है, एक गांधीवादी नेता थे, ठीक है। उन्होंने 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे वो, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में जो है यहाँ पर में ये ऐसा जो पूरा पूरा राज्य था, ये इसका नाम था मद्रास राज्य, ठीक है। ये आज के तमिलनाडु और आज के आंध्र प्रदेश से मिलकर बना था, ठीक है। तो उनका मानना था कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, आंध्र तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। तो कौन से राज्य के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को लेकर। कितने दिन तक वो हड़ताल पर बैठे थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो एज पर एनसीईआरटी, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, उन्होंने 58 डेज तक, 58 डेज एनसीईआरटी में दिया है, 58 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है। 58वें दिन जो है 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई फाइनली, हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे बैठे। गांधीवादी नेता थे, गांधीवादी विचारों पर चलते थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर जाकर तब जाकर केंद्र सरकार की आंख खुली और फिर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, आंध्रा राज्य बनाया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। 58 दिनों तक वो बैठे रहे तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करने के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु के बाद में केंद्र सरकार को डर लगा, तो उन्होंने जो है वो एक अलग राज्य बना कर दिया। कौन सा राज्य था, ठीक है, आंध्र राज्य। तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो एक क्वेश्चन बन गया यहां पर में, आप लोगों से पूछा जा सकता है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था, तो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, ठीक है, कौन से साल में, तो ये बना था 1953 के अंदर में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग। भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश, और कौन सी भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकाराम किस राज्य में के एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे, संत तुकाराम,
वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वो एक जो है गुजराती संत थे नरसिंह मेहता, उन्होंने लिखे थे भक्ति गीत। वैसे ही संत तुकाराम जो है इन्होंने बहुत सारे भक्ति गीत लिखे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, मराठी भाषा में लिखे इन्होंने। तो महाराष्ट्र के मराठी भक्ति संत थे, ठीक है। इन्होंने इनके जो गीत थे उनको क्या कहा जाता था, संत तुकाराम के गीत को अभंग कहा जाता था, अभंग। इनके गीतों को क्या कहा जाता है, अभंग। मराठी भाषा के जो धार्मिक गीत है उनको अभंग कहा जाता था, महाराष्ट्र के थे। एक थे जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वो लिखा है नरसिंह मेहता जी ने। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो नरसिंह मेहता वाला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर में और ऐड कर सके हमारे प्यारे बच्चों के लिए, तो प्लीज उसको भी ऐड कर दिया जाए, ताकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो है हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्यूट पपी ब्लॉग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए नाउ फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भक्त जो है संत तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के कवि थे, विष्णु भक्त थे, वैष्णव परंपरा के लिए मानते थे। इनके गीतों को अभंग कहा जाता था, मराठी भाषा के गीत अभंग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए हनफी और शाफी क्या है, ठीक है। हनफी और शाफी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हनफी और शाफी ये बेसिकली जो इस्लाम धर्म है ना, उसके अंदर में अलग अलग जो सुन्नी शिया वहाबी अलग अलग सेक्ट बने हुए हैं, अलग अलग जो है पंथ बने हुए हैं। उनमें जो सुन्नी सेक्ट है उसमें भी और सब क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। उसमें और सब क्लासिफिकेशन हुआ है। तो इस्लाम के जो अलग अलग बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि ये किस्म है, ठीक है। अलग अलग पंथ है, ये आप लोगों इस्लाम के पंथ है, अलग अलग पंथ है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इस्लामिक विद्यालय, अलग अलग इस्लामिक लॉ है ये। जो हनफी, ठीक है, जो इमाम हनफी को मानते थे उनके मानने वालों ने हनफी सेक्ट आगे चलाया। जो इमाम शाफी को मानते थे उन्होंने शाफी चलाया। जो इमाम हनबली को मानते थे उन्होंने किया। इमाम मालिकी को जो मानते थे उन्होंने मालिकी सेक्ट चलाया। तो ये इस्लाम के जो है स्कूल ऑफ लॉज या अलग अलग जो है आप लोग बोल सकते हो सेक्ट है, जिनको स्कूल ऑफ लॉज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस्लाम की ही शाखाएं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। इसको जो है स्कूल ऑफ लॉज बोल दिया जाता है, एक कहने का तरीका है। स्कूल ऑफ लॉ मतलब कोई स्कूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि कोई कानून की जो है वो विद्यालय जहां पर हम जाकर पढ़ते हैं। ये बोलने का एक तरीका है कि उसकी शाखा है। तो हम उनको जो है कानून के इस्लामिक विद्यालय या इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ मतलब उनकी शाखा, इस्लाम की शाखाएं है ये। हनफी, शाफी, मालिकी, हनबली, ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है। तो हनफी, मालिकी, शाफी, हनबली ये सब क्या है आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कि इस्लाम के अलग अलग जो पंथ है उन्हीं के नाम है ये, बस इतना समझ लीजिए आप लोग। ओके, इस्लामिक जो है वो है ये। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस भू आकृति में मशरूम चट्टाने पाई जाती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मशरूम चट्टाने मतलब ऐसी चट्टाने जो मशरूम के आकार की दिखाई देती है, मशरूम रॉक उनको कहा जाता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की भू आकृति मशरूम चट्टानों के जैसे जो दिखती है वो डेजर्ट में पाई जाती है, रेगिस्तान के अंदर में। आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। क्या होता है ना, रेगिस्तान में जो हवाएं चलती है वो समुद्र जो सतह है, भूमि की सतह, उसके पास में ज्यादा तेजी से चलती है। तो यहाँ पर में ज्यादा वो काटती है, एक एक कण काटती है। और ऊपर में जो है उसका हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है। पहले ये चट्टान ऐसी थी, ठीक है, पहले मैं ऐसा दिखता था। वो एक आती थी ना एड, फिर मैंने जो है हर्बल लाइफ का ये प्रोडक्ट खाया, उसके बाद में मैं एकदम पतला हो गया, वो उस तरीके का। तो ये चट्टान इस प्रकार से मान लीजिए, चट्टान की आत्मकथा लिखेंगे तो पहले मैं पूरी चट्टान दिखती थी, फिर बाद में धीरे धीरे हवाएं चलने लगी। हवाएं चलने के बाद में मेरा नीचे का हिस्सा जो है ये ज्यादा कट गया, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा रह गया। तो अब मैं ऐसी मशरूम टाइप की दिखती हूँ, बस, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है ये आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा है। इसको अगर मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो ये उस प्रकार से कुछ तो भी दिखेगा। नीचे वाला हिस्सा नैरो होता है, ठीक है, संकरा होता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है बड़ा होता है। और ये पागल लड़का है कि लड़की पता नहीं, ठीक है भाई। यहाँ जाके मैं कभी ना खड़ा हूं, मेरे को डर लगेगा कि ये गिर ना जाए टपक करके। आप लोगों में से कोई खड़ा रहना पाएगा क्या यहाँ पर? मैं, आप बताइए, कोई खड़ा रहना चाहेगा? मैं तो ना जाऊँ यहाँ भाई, मेरे को डर लगेगा कि एक आध क्रैक क्रूक होगा, उसमें पटाख करके गिरा तो कचुम्बर बन जाएगा इसका यहाँ पर में, ठीक है।
तो ये इस तरीके की जो मशरूम रॉक है आपको कहाँ मिलती है, अब ये सवाल उठता है आपका, तो ये मशरूम रॉक मिलती है डेजर्ट के अंदर में, ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में, रेगिस्तान के अंदर में मिलती है। आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, मशरूम रॉक। इसका लोअर सेक्शन जो होता है आप लोगों का वो इरोड हो जाता है, इसी वजह से वो थोड़ा पतला हो जाता है, लोअर सेक्शन पतला हो जाता है, संकरा हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? चोल, देखिए फ्रेंड्स, आज से करीब जो है ठीक है 1200-1300 साल पहले यहाँ दक्षिण भारत के अंदर में चोल साम्राज्य जो है शासन करता था। एक समय ये काफी बड़ा भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे छोटा हो गया, ठीक है। तो चोल साम्राज्य, ठीक है, यहाँ पर में इनके इलाके में जो प्रशासन है, ठीक है, वो ग्रामीण स्तर पर चलता था, मतलब ग्राम पंचायत हुआ करती थी उनके इलाके में। ये हमको सबूत कैसे मिलते हैं, ठीक है, तो ये चोल प्रशासन के अंदर में ग्राम पंचायतें चलती थी, उसका सबूत हमको मिला है उत्तरा मेरूर नाम की एक जगह पर। वहां हमको एक शिलालेख मिला है, एक पत्थर के ऊपर में लिखा हुआ मिला है कि कैसे कैसे ग्राम प्रशासन चलता था, मतलब उनके पास में पंचायती व्यवस्था थी, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो चोलों के समय में पंचायती व्यवस्था हुआ करती थी, इसका उदाहरण तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर नाम के जो गांव है वहां पर में आप लोगों को मिला है, ठीक है। चेंगुलपुट नाम की एक जगह है, वहां पर में उत्तरा मेरूर नाम का गांव है, वहां मिला है आपको, ठीक है, जिससे पता चलता है कि गांव में ग्रामीण व्यवस्था हुआ करती थी, उत्तरा मेरूर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हो, चलो ये मैंने बता दिया आपको तमिलनाडु में। जूनागढ़ कौन से राज्य में पड़ता है आज के? ऐहोल कौन से राज्य में पड़ता है? नासिक कौन से राज्य में पड़ता है? एक शहर है नासिक, बताइए जल्दी जल्दी से। चलो, ये चारों जगह आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पर में है। तो चलो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ये देखो, ये इस तरीके से ये आपको शिलालेख मिला है, दीवार के ऊपर में लिखा हुआ था, पूरा का पूरा पत्थर पे, दीवार के ऊपर में पत्थर टंगा दिया गया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले के अंदर में आप लोगों को उत्तरामेरूर नाम की जगह पे शिलालेख मिला है। नाउ नाउ फ्रेंड, देखिए यहां पर में आपको बोला गया है कि ब्लैंक encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आपको पता है ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, यहां पर में अंटार्कटिका है, ठीक है। तो अंटार्कटिका से लेकर 60 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है आपका, 60 डिग्री साउथ तक, वहां तक का जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन या पैसिफिक ओशियन? आप एक एजुकेटेड गैस लगाओ, क्या हो सकता है? आप लगाइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग जो है बताते भी जा रहे हो कि कौन सा इलाका कहाँ है। जूनागढ़ गुजरात में, नासिक महाराष्ट्र के अंदर में है, ऐहोल नाम की जगह कर्नाटक में है, ये याद रखना। काफी कम लोगों ने लिखा है ऐहोल, ठीक है, तो ऐहोल जो है कर्नाटक में है। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सदर्न ओशियन, ठीक है, दक्षिणी सागर। देखिए ये आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के पास में यहाँ पर में 60 डिग्री वाली जो लाइन है ना, यहाँ से नीचे में जो पूरा समुद्र है, इसको सदर्न ओशियन, दक्षिणी सागर बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ 2D में नहीं दिख रहा होगा उसको ठीक से कि उसने उसको घेरा हुआ है, आप 3D में देखिए इसको इस तरीके से। ये अंटार्कटिका अगर नीचे से जाकर देखोगे तो ये 60 डिग्री वाले जो सर्कल है ना हमारा, उसके अराउंड में पूरा का पूरा ऐसे सदर्न ओशियन है यहाँ पर में, दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो दक्षिण के अंदर में है तो दक्षिणी महासागर, बिल्कुल। तो ये दक्षिणी महासागर आप लोग देख पा रहे हो, अंटार्कटिका को ऐसे घेरे हुए 60 डिग्री से लेकर अंटार्कटिका तक पूरा का पूरा जो है वो आपका सदर्न ओशियन है। या आप ऐसे अगर इसको देखोगे इस तरीके से 3D डायग्राम के अंदर में, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो कौन से दो सागरों को जोड़ता है, कौन से दो पानियों के बीच बनाता है? वेरी गुड पीहू, आपने भी लिख दिया अच्छे से। चलिए, कर सके, बेरिंग जलडमरू मध्य उथले पानी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जो किसको किसको जोड़ता है? तो देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है फ्रेंड्स ये किसको जोड़ता है? यहाँ पर में अगर आप हमारी दुनिया को देखोगे यहाँ पर में, तो ये एशिया है, यहाँ अमेरिका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका, यहाँ पूरा एशिया, यहाँ अफ्रीका और ये यूरोप वगैरह। तो एशिया का रशिया वाला भाग और उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला भाग, इसके ऊपर में यहाँ पर में, ठीक है, इधर वाले साइड के अंदर में आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, और इधर में है प्रशांत महासागर, और इन दोनों को जोड़ा हुआ जो है वो है यहाँ पर में बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना था कि भाई वो जो दो जोड़ा हुआ है ना वो है बेरिंग जलडमरू मध्य आप लोगों का, ठीक है, दोनों को जोड़ा हुआ जो है। तो आर्कटिक ओशियन और प्रशांत महासागर को बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का सीटेट की एग्जाम के अंदर में, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है अजंता गुफा चित्रों में प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए थे?
अजंता के अंदर में आज भी जो आपको चित्र मिलते हैं वो बहुत ही यूनिक चित्र आपको मिलते हैं अजंता की गुफाओं के अंदर में, अगर आप अजंता जाओगे तो। ठीक है, तो अजंता के अंदर में जो चित्र बनाए गए थे वो बनाए गए थे पौधों और खनिजों से, नेचुरल कलर थे, प्लांट से लिए गए थे। ठीक है, और मिनरल से, नेचुरल कलर एकदम प्लांट और मिनरल से, पौधों और खनिजों से ये कलर बनाए गए थे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। तो प्लांट और मिनरल से ये कलर बनाए गए थे, इसी वजह से आज भी ये कलर इतने ज्यादा 1500 साल बाद भी आप लोग देखोगे तो इतने ज्यादा जो है ये कलर आपको चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, चमकीले और एकदम साफ दिखाई देते हैं ये कलर। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप लोग, देखो इतने बढ़िया तरीके से वहां पर में दिखता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि प्लांट और मिनरल से बने थे, इसी वजह से 1500 साल बाद भी ये कलर एकदम अच्छे है। अब उस समय में गुफाओं के अंदर में जाकर कैसे बनाएंगे, अंदर में जाकर कैसे बनाएंगे पेंटिंग, लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो वो लाइट ऑफ टॉर्च, मतलब कि वो मशाल लेकर जाते थे और मशालों की रोशनी में वो लोग जो है वो बनाते थे पेंटिंग्स। कितना कठिन काम होगा आप लोग सोचिए। अच्छा, किसने बनाया ये? अब क्या ये पेंटिंग जिसने भी बनाया उसके नीचे में उसने नाम लिखा है कि अपना पप्पू पेंटर, पप्पू पेंटर ऐसा नाम उन्होंने लिखा है कि अपना किसी ने? नहीं। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में कि ये जो महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार थे वो अज्ञात है। ठीक है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उनकी अज्ञात है वो नाम, मतलब इतना बढ़िया काम किया लेकिन उन्होंने कहीं नाम ही नहीं लिखा अपना, तो अननोन है ये लोग। ये भी याद रखना है। आप लोगों से बोला जा सकता है कि देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके अंदर में, मैं बताता हूं आपको। अजंता की गुफाओं में 1500 साल पहले जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उनमें प्लांट और मिनरल बेस्ड कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, इतनी महान कृतियों को बनाने वाले कलाकारों ने उन पेंटिंग के नीचे अपने नाम लिखे हैं। तो क्या होगा आंसर? पहला वाला सही, दूसरा वाला भी सही, पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, या दोनों गलत? ठीक है, या पहला सही दूसरा गलत? आंसर क्या होगा आपका? दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उन महान कलाकृतियों को बनाने वाले लोगों ने अपना नाम नीचे में नहीं लिखा है। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं आपको पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ा दूं आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। प्राचीन शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? ये एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा की पुस्तक का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत के अंदर में प्राचीन काल में शैल, शैल का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, चट्टानों पर जो चित्र बनाए जाते थे, दीवारों पर, चट्टानों पर जो चित्र बनाए जाते थे वो कहाँ पाए गए हैं? तो आपको एक तो मिला है मध्य प्रदेश के अंदर में, भीमबेटका नाम की जगह है। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां पर में शैल चित्र मिले, गुफाओं के अंदर में चित्र बनाए गए थे। और एक तो मिला है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, सदर्न भाग में, सदर्न पार्ट ऑफ यूपी। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के अंदर में। तो ये ऐसे इलाके हैं जहां पर में आप लोगों को शैल चित्र बहुत आय मात्रा में मिलते हैं। ये एनसीईआरटी पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में आ भी चुका है ये। ठीक है, तो प्राचीन शैल चित्र आप लोगों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना है, भीमबेटका और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अंदर में इस तरीके से चित्र बनाते थे वो लोग। ठीक है, भीमबेटका में तो 500 से भी ज्यादा गुफाएं आपको मिली है। नाउ फ्रेंड देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, बार बार आता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पद और विचार, मतलब उनकी उनकी पोयम और उनकी जो जो उनकी बातें थी उनको पंचवाणी में, बीजक में संरक्षित किया गया? पंचवाणी में और बीजक में संत रविदास जी की बातें, उनके पद, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक देव जी। ठीक है, बताइए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, संत कबीर जी। ठीक है, इनके जो विचार है वो पंचवाणी, बीजक, और इवन जो है फ्रेंड्स बाद में जो है आप लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में भी उसको, उनके कुछ विचारों को लिया गया है। तो आप लोग देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में संत कबीर जो है उनका जन्म एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था, लेकिन वो अपने आप को ना तो मुस्लिम मानते थे ना तो हिंदू मानते थे, क्योंकि उनके जो फॉलोवर थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही धर्मों के उनके फॉलोवर थे। उन्होंने बात कही, अपने विचार रखे। ठीक है, उनके जो वर्सेस है, उनकी जो कविता है उनको सखी और पद कहा जाता है, सखी और पद कहा जाता है उनकी कविताओं को, उनके दोहों को। उनके दोहे आपको पंचवाणी में, बीजक में, और कुछ उनके ग्रंथ जो, उनके जो विचार थे उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। आप सोचिए कि संत कबीर के कुछ दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में भी शामिल किया गया, कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने हमेशा फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक निराकार भगवान के अंदर में उन्होंने आस्था रखी। तो संत कबीर का मानना था कि जो भगवान है वो निराकार है, और उनकी भक्ति करके, मतलब उनके ध्यान में मग्न होकर, उनसे प्यार करके आप जो है उनको पा सकते हो, कोई कर्म कांड, हवन कुंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। देखिए मंडप क्या था, 4 जनवरी 2022 के अंदर में पूछा गया।
अगर मैं बात करूं मंडप क्या था, तो मंडप एक सेक्रेट प्लेस था, ठीक है, टेम्पल के अंदर में एक हॉल था जहां लोग असेंबल हो सकते थे, ठीक है, स्तूपा के अराउंड का पाथ जहां पर में, या फिर ऐसी जगह जहां पर में भगवान की देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो मंडप प्राचीन मंदिरों के अंदर में मंडप एक ऐसी जगह होती थी जहां एक हॉल है और लोग वहां जाके इकट्ठा हो सकते हैं। जहां पर में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता है, गर्भ, ठीक है, गर्भगृह, गर्भगृह उसको कहा जाता था, गर्भगृह, ठीक है। तो गर्भगृह वो जगह जहां पर में भगवान की मूर्तियां रखी जा रही है और जहां पर में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, गर्भगृह के जस्ट सामने वाला एरिया जहां पर में लोग जाके बैठते हैं और भगवान की याद में डूबे रहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, मंडप। एक ऐसा हॉल जहां पर में लोग इकट्ठा हो सकते थे और जहां भगवान की मूर्ति या इमेज रखी जाती थी उसको कहा जाता था, ठीक है, आप लोगों का गर्भगृह। देखिए फ्रेंड्स, अमंग द वर्णास हु कुड परफॉर्म द सैक्रिफाइस, वेदों के अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्णों में लोगों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनमें सबसे बड़े ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे में शूद्र है। तो इनमें से कौन से लोग थे जिनको यज्ञ, हवन यज्ञ वगैरह करने की अनुमति थी? बताइए जल्दी जल्दी से। तो हवन कुंड यज्ञ वगैरह करने की अनुमति थी, तो ब्राह्मणों को थी, ठीक है, क्षत्रिय लोगों को थी, वैश्य लोगों को थी, ठीक है, शूद्रों को अनुमति नहीं थी, शूद्रों को अनुमति नहीं थी। तो किसको अनुमति थी ये बोला है ना, तो 1, 2 एंड 3, मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। इन लोगों को यज्ञ करने की अनुमति थी, बाकी लोगों को यज्ञ हवन कुंड वगैरह करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 4 वर्ण थे, ठीक है। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों से पूछूं मैं कि इनमें से कौन सा वर्ण था जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? वेद पढ़ने की, यज्ञ तो नहीं कर सकते थे, वेद भी नहीं पढ़ सकते थे वो, ठीक है। तो वेद जो है, शूद्र लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे। महिलाओं को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था? चाहे कोई भी महिला हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको हमेशा जो है फ्रेंड्स शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया था। और महिलाएं और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे, ठीक है। तो वुमेन जो है फ्रेंड्स उनको भी शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि महिलाओं को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, तो महिलाओं को रखा गया था शूद्रों की कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, महिलाओं को शूद्र की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर में देखिए, वीर शैव आंदोलन किसने शुरू किया था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वीर शैव आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? वीर शैव आंदोलन को शुरू किसने किया था? कल आप लोगों को बताया था मैंने वीर शैव आंदोलन के बारे में। शबनम मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए, वीर शैव आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि कौन से वाले जो है कौन कौन से लोग थे। तो देखिए, बासवन्ना जो है इसके प्रमुख थे जिन्होंने वीर शैव आंदोलन शुरू किया अपने साथी अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी के साथ में मिलकर, ठीक है। बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी। तो ए, बी एंड डी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो वीर शैव आंदोलन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। बासवन्ना जो है इसके मुख्य संस्थापक थे। इन्होंने अपने साथी अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी की मदद ली। अच्छा, ये लोग इक्वेलिटी में मानते थे या इनइक्वेलिटी में? चलो एक बात बताओ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये लोग समानता में मानते थे या असमानता में? आप लोग बताइए, देखे कितने लोग आंसर कर पाते हैं। वीर शैव आंदोलन वाले लोग किस चीज में मानते थे? ये लोग समानता में, इक्वलिटी में मानते थे। अच्छा मुझे बताओ, ये मूर्ति पूजा में मानते थे या नहीं मानते थे? मूर्ति पूजा के पक्ष में थे या विपक्ष में थे वीर शैव आंदोलन वाले लोग, जिनको लिंगायत समुदाय भी कहा जाता है आज कर्नाटक के अंदर में? तो वीर शैव आंदोलन वाले लोग जो है समानता में मानते थे और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। जितने भी हवन कुंड कर्म कांड होते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह होते हैं, उनका भी इन्होंने विरोध किया। महिलाओं के साथ में जो अलग अलग चीजें होती है, महिलाओं को अलग तरीके से देखा जाता है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है जो ब्राह्मणिकल विचारधारा के अनुसार, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड, तुम्हारे चचा का लड़का है एक, ठीक है, हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबार में क्या क्या काम करता था? ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन सी पोस्ट पर था हरिसेन? हरिसेन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, एक दरबारी कवि था,
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। हरिसेन, हरिसेन जो है संधि विग्रही का मतलब के वॉर और पीस वाला मंत्री, ठीक है, मतलब रक्षा मंत्री टाइप का, वो भी था। हरिसेन के पिताजी जो है महादंड नायक थे, मतलब चीफ जस्टिस टाइप के थे उनके पिताजी। तो ये अपने आप महादंड नायक बन गया, मतलब कि कुछ पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, वंशानुगत होती थी, पिता के बाद में बेटा उनका बन जाता था, ठीक है। तो कवि भी था, संधि विग्रहिका की पोस्ट मिली हुई थी उसको, महादंड नायक की पोस्ट उसके पिताजी की वजह से मिल गई थी, और साथ ही साथ जो है वो कुमार अमात्य भी था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री। हरिसेन मतलब देखा अपने कितने सारी पोस्ट अपने पास में रखा हुआ था ये, ठीक है। तो सारे के सारे पोस्ट थी उसके पास में, पोएट भी था, संधि विग्रही का भी था, महादंड नायक भी था, और तुम्हारे चचा का लड़का जो है ये एक जो है महाअमात्य, कुमार अमात्य की पोस्ट भी इसके पास में थी, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जिसने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें लिखी कि समुद्रगुप्त इतना महान था, समुद्रगुप्त जो है उसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और जीती, समुद्रगुप्त जो है वो चित्रकार था, समुद्रगुप्त कवि भी था, समुद्रगुप्त जो है वो वीणा भी बजाता था। तो भाई तुम्हारे समुद्रगुप्त में सारी सारी खूबियां थी, मतलब सारे के सारे लड़के जो है वो